भाई बीरेन जी, ये मिशन 80 पर बीजेपी भी काम कर रही है और आजकल मैं देख रहा हूँ कि वही फार्मूला समाजवादी पार्टी भी अपनाए हुए है ग्राउंड पे। बीएसपी का अभी प्लान आउट नहीं हो रहा कि उनकी तैयारी क्या है। हालांकि वो बता रहे हैं कि बूथ बूथ जा रहे हैं, सेक्टर सेक्टर जा रहे हैं, और कांग्रेस तो बस अपने हेडक्वार्टर तक सिमट गई है। आपको क्या लगता है कि मुकाबला किस तरफ ज़्यादा दिलचस्प होगा? देखिए, बीएसपी के एक सांसद हैं, अभी वो योगी आदित्यनाथ से मिलकर गए हैं, जौनपुर वाले, जो बीएसपी 10 सांसद बताती है। हाँ, तो तैयारी आप समझ लो कि बीएसपी की है कि इनके सांसदों की क्या तैयारी है। अब इस देश में और इस प्रदेश में जब जब चुनाव आता है चर्चाएं होती हैं, लेकिन वोटर दिन ब दिन साइलेंट होता जा रहा है। वो कहाँ वोट करेगा, इसको लेकर कोई चीज़ अब खुलती नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव करीब है, 1 साल के लगभग से कम का समय बचता है, उसके बावजूद कोई वोटर इस पर बहस करने को तैयार नहीं है। लोग बोलते नहीं हैं, चुपचाप शायद वोट देने की लोग इरादा रखते हैं। चूंकि बीजेपी 2017 जीती, 19 जीती, 22 जीती, 14 जीती, लगातार जीतती रही, तो अब उसके सामने उत्तर प्रदेश या देश में उतने बड़े संगठन नहीं रह गए, तो संगठन के बिना तो चुनाव जीतना कठिन हो जाता है। यूपी में एक डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वो अक्सर वो बयान देते हैं कि 75+ बीजेपी जीतने जा रही है। अब बीजेपी के नेता खैर इस तरह का बयान देते भी हैं कि बंगाल में 200 से ज़्यादा जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में हम 400 सीटें जीतेंगे, ये रहता है। लेकिन यूपी में कई बार ये बातें बड़ी हकीकत बन जाती हैं। और जब सपा और बसपा का बहुत मजबूत गठबंधन था, तब भी बीजेपी करीब 65 सीटों 63 सीटें जीत गई थी। तो वो दौर, उससे बड़ा कोई बड़ा गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में आएगा जो बीजेपी को रोक ले, तो अब ये तो दिखता नहीं। देखिए, मायावती और अखिलेश से बड़ा कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं है। मायावती अलग लड़ेंगी तो भी नुकसान में रहेंगी, अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे वो भी नुकसान में रहेंगे। कांग्रेस की बात कौन करता है? कांग्रेस में 1 सीट थी, सोनिया जी ने कहा हम लड़ेंगे नहीं, अब बचा कौन लड़ने वाला? और ये गठबंधन में जाएंगे तो रोटी एक है, कहेंगे कि 5 रोटी हमारे लिए अकेले रखो, बाकी विपक्षी दल भूखे रहें। तो इनके पास तो अगर ये 20-25 सीट मांगेंगे लोकसभा की, तो कौन इनको जो है गठबंधन में शामिल करेगा अपने साथ? और बीजेपी के लिए ये सब चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ब्रजेश जी, बीजेपी कोई अमृत पी के तो आई नहीं ना कि कब वो उसका खत्म नहीं होगा उसका समय। कांग्रेस ने भी ऐसे इस देश में तमाम सालों तक किया जो कर सकती थी एक तरफा, चाहे इमरजेंसी की बातें रही हो, चाहे लोगों के साथ मनमाने निर्णय थोपने, सरकारें गिराने के मामले रहे हो। आज वही बीजेपी उसके दिखाए हुए रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ गई, थोड़ा तकलीफ ज़्यादा दे रही है लोगों को, तो थोड़ा से तकलीफ की बातें चर्चा होती है विपक्ष के नेताओं के बीच। लेकिन भाई हम कहते हैं ये सड़क पे आ जाए, आंदोलन कर लें, सोशल मीडिया पर लड़ लें, जितना संगठन खड़ा करना चाहे कर लें, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली जो पिच है उसकी कोई काट अभी तक आई नहीं है, और वो बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद रहती है हमेशा। देखिए, शिवपाल यादव के आने से अखिलेश की ताकत बढ़ी, लेकिन अभी संगठन में उनको बड़ा काम करना बाकी है। बीजेपी में और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनके संगठन में एक बड़ा अंतर है। बीजेपी के पास तमाम चेहरे हैं, नेताओं की फौज है, बाकी पार्टियां एक एक चेहरे पर आगे बढ़ रही हैं, उनके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो ये जो मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी, जो भूपेंद्र चौधरी, ये सब जो बड़ी बड़ी ताकतें चेहरे हैं, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, ये सब के मुकाबले भी विपक्ष में उतने नेता ही नहीं हैं इनके पास। और जब जब ये आगे बढ़ते हैं तो कभी अतीक अहमद का मामला उठा देते हैं, कभी ये रामचरितमानस का मामला उठा देंगे, तो फिर ये फायदा किसको देता है? ये तो बीजेपी का फायदा। बीजेपी कहती देखो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें शुरू हो गई, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, तो वो तो हो ही जाएंगे जी। आज जरूरत इस बात की है कि जब 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, महीना में 2 बार मिल रहा है, 500 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो वो अडानी पोर्ट, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज बिके चाहे रहे,
उस पे उनको कोई टाइम है, फुर्सत है चर्चा करने की। अरे कहीं मोदी कुछ दे रहा है, काम करो न करो, घर में राशन तो आ रहा है। यही बात आसिम वकार नहीं समझ पा रहे हैं ना कि 350 का सिलेंडर के समय लोग नाराज थे, आज 1100 में प्रॉब्लम नहीं है। मिर्जेश जी, जब इस देश में मुफ्त का माल खाने वालों की तादाद बढ़ गई, हमारे यहाँ लोग कहते हैं गांव में कि अरे हराम के मुँह लाग गवा है, कुछ करे की जरूरत का है। तो जब इस देश में ऐसी व्यवस्था धारा चल रही है तो उसमें जो चिल्लाने वाले लोग हैं, उनकी बात को सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, विपक्ष की बात को। और यही बीजेपी की ताकत है जी। वो तो चाहती है कि देखो मुसलमान, वो जानती है वोट नहीं देगा, लेकिन मिलन कार्यक्रम बुला रही है ना, और कांग्रेस से कह रही है, उधर आम आदमी पार्टी सबको कह रही लड़े सब। अभी तो देखिए भाजपा के लिए कौन कौन बैटिंग करता है। एक ओवैसी साहब आ जाएंगे, एक ओपी राजभर आजकल भी कुछ पैड वैड बांध रहे हैं, और भी कुछ पार्टियां हैं, नाराज हो जाए नाम ले लो। तो वो सब चीजें ऐसी हैं कि बैटिंग तो बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। कंक्लूड करें फिर जी। तो ये बस यही है, जब सब चीजों को देखकर आदमी साइलेंट हो जाता है, और इस साइलेंस की वजह से इस देश में बीजेपी का जो 2024 का सपना है वो कारगर होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास संसाधन है, नेता है, सरकारी मशीनरी है, सब है, और हिंदुत्व का एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बंटवारा पिछले 10 साल से चलता रहा राजनीतिक रूप से, उसका फायदा बीजेपी लेती रही, वो फिर लेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये जरूर है कि मायावती की पार्टी एक जमीनी पार्टी थी, दलितों के 20-22% उनके पास वोट था। पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर घट गया, सपा बढ़ी, लेकिन मायावती और अखिलेश अलग हो गए, बुआ बबुआ का आरोप लग गया। अब अगर कांग्रेस, बसपा और अखिलेश ये तीनों मिलकर लड़े तो शायद कुछ बीजेपी को रोक सके, अन्यथा उम्मीद कम है। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और दूध से सस्ता है खून हमारे देश में। अब बताओ वजीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर कौन हंसता है मेरे देश में। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और ओपिनियन इन पार्टीज के